पिछले दो वीडियोस में हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉन्स की सादा कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, जो कि सिंपल न्यूटोनियन स्टाइल की क्लासिकल ओरिएंटेशंस थी। और हमने बोहर के एटॉमिक मॉडल की भी बात की। और अगर आप पूरे एटम की बात करें तो उसके मुकाबले में न्यूक्लियस बहुत 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 छोटा होता है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट की तरह से नहीं होता, जैसे कि कोई प्लैनेट सूरज के गिर्द होता है, बल्कि वो ऑर्बिटल की शक्ल में होता है, जो कि अपनी ज़ात में एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है। तो ये रहा न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के गिर्द हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के किसी भी जगह पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। यानी न्यूक्लियस के गिर्द किसी भी वॉल्यूम में, किसी भी उस वॉल्यूम की स्पेस में किसी भी जगह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर आप न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन के कुछ स्नैपशॉट्स ले लें, जैसे कि 1s ऑर्बिटल में, और ये रहा 1s ऑर्बिटल। यहाँ देखने में ये बहुत छोटा है, लेकिन न्यूक्लियस के गिर्द ये वाकई किसी स्फीयर की तरह होता है। और यही वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट है जिसमें कि कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द हो सकता है। तो मसलन हम हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स की के स्नैपशॉट्स ले रहे हैं, जो कि दोनों के दोनों 1s ऑर्बिटल्स में हैं। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन्स के स्नैपशॉट्स लूँगा तो एक शायद यहाँ हो, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तीसरे में यहाँ, चौथे में यहाँ, पांचवें में। तो इस तरह से करते 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 मेरे पास एक बंच ऑफ स्नैपशॉट्स जमा हो जाएगा। तो जब मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्नैपशॉट्स हो जाएंगे तो मुझे पता चलेगा कि ज़्यादातर स्नैपशॉट्स में मुझे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा करीब नज़र आ रहा है। और यही बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर भी हो सकता है, लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तस्वीर देखिए, तो इसमें हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब नज़र आ रहे हैं। मसलन स्पेस के इस क्यूब में इलेक्ट्रॉन के मिलने की का चांस कम है, और ये अंदर वाला जो क्यूब है इसमें बहुत ज़्यादा चांस है इलेक्ट्रॉन के मिलने का। तो इन ऑब्जर्वेशंस को जब हम किसी डायग्राम यानी शेल की शक्ल में बनाना शुरू करें, जो कि जाहिर बात है कि एक स्फीयर जैसा होगा, जिसके सेंटर में न्यूक्लियस यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ 90% ऑफ द टाइम मुझे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस कहाँ होंगे। तो मुझे इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर वक्त इस सर्कल के अंदर मिलेगा या इस स्फीयर के अंदर मिलेगा। लेकिन ये सब कुछ एक प्रोबेबिलिस्टिक वर्कआउट है, लिहाजा इस स्फीयर के बाहर भी इलेक्ट्रॉन किसी भी वक्त मिल सकता है। तो आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा लो एनर्जी ऑर्बिट से भरना या फिलअप होना शुरू करते हैं और बढ़ते बढ़ते हाई एनर्जी स्टेट्स की तरफ जाते हैं। तो अगर जैसे मसलन मैं क्यूब्स स्टैक कर रहा हूँ, एक दूसरे के ऊपर लगा रहा हूँ, तो ये मेरे पास ग्राउंड है और इसके ऊपर मैंने पहली क्यूब लगाई जो कि लोएस्ट एनर्जी को डिपिक्ट करती है, और उसी के बराबर में मैंने एक और क्यूब रख दी, क्योंकि मेरे पास फ्लोर पर सिर्फ 2 क्यूब्स रखने की गुंजाइश है। लिहाजा तीसरी क्यूब मुझे इसके ऊपर वाली एनर्जी स्टेट में लगानी पड़ेगी। तो इस एनालॉजी में ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये जाहिर की जा रही है क्लासिकल मैनर में। लेकिन कुछ ऐसा ही मामला इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी है। यानी मेरे पास 1s ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश है। मसलन हीलियम की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन 1s2 है, और इस 1s ऑर्बिटल में मैं 2 से ज़्यादा रख ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ 2 की गुंजाइश है। तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो उसके लिए मुझे हायर एनर्जी स्टेट चाहिए होगी। लिहाजा मैं 2s ऑर्बिटल पे जाऊंगा, और जब मैं उसे बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और ये दरअसल 1s ऑर्बिटल के बाहर एक और ऑर्बिटल होगा जो कि 2s होगा, और जो उसके इर्द गिर्द एनवलप की तरह लिपटा होगा। तो इस वक्त मैं लिथियम की बात कर रहा हूँ। तो लिथियम एटम का ये तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ ये बाहर की तरफ पाया जाएगा, यानी 2s ऑर्बिटल में। ये इलेक्ट्रॉन भी अपने ऑर्बिटल से बाहर इधर उधर पाया जा सकता है, लेकिन इसके मिलने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उसी जगह पर है जिसको हमने 2s शेल कहा है या 2s ऑर्बिटल कहा है। तो यहाँ पर ये रहा 1s ऑर्बिटल, और ये आया 2s ऑर्बिटल, और ये दूसरा एनर्जी शेल है। तो हायर एनर्जी शेल्स में आप इन ऑर्बिटल्स की शेप्स को ज़्यादा बेहतर तौर पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये 7s ऑर्बिटल ज़्यादा वाज़े, ज़्यादा बड़ा है। तो ये सारे के सारे एनर्जी शेल्स हैं।
यानी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरते दौरान बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एक ऑर्बिटल के गिर्द दूसरे ऑर्बिटल को वैसे लपेटता चला जा रहा हूं। इस डायग्राम को देखते हुए ये प्रिंसिपल याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स की तरफ भरे जाते हैं या उस तरफ जाते हैं। लिहाजा सबसे पहले 1s ऑर्बिटल भरा जाएगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, फिर 2s जिसमें मजीद 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और फिर आप 2p ऑर्बिटल भरना शुरू करेंगे और यहीं से सारा मामला और दिलचस्प हो जाता है। 2p ऑर्बिटल ये रहा। p ऑर्बिटल में भी आपको px, py और pz नजर आएंगे जिन्हें इस p ऑर्बिटल के सब ऑर्बिटल्स कहा जाता है। और यहाँ p का हर सब ऑर्बिटल एक डम्बेल शेप का है और हर एक में xyz में अलग अलग ओरिएंटेशंस आपको नजर आ रही हैं। मसलन z डायरेक्शन ऊपर नीचे, x दाएं बाएं, y आगे पीछे, इस तरह से। तो अगर आपको p ऑर्बिटल्स या p के सब ऑर्बिटल्स बनाने पड़े तो आप पहले हर सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे यानी भरेंगे, और उसके बाद हर एक सब ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा जिसका स्पिन इन पहले वाले इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल उलट होगा, लेकिन फिलहाल ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑर्बिटल्स किस तरह के नज़र आते होंगे या कैसे नज़र आने चाहिए। यानी अगर आप p ऑर्बिटल को विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो किस तरह की शेप बन सकती है। मसलन हम यहाँ कार्बन की एग्जांपल लेते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स बिलतरतीब 1s1 और 1s2 स्टेट्स में जाएंगे। शायद आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे। खैर, तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में ये 1s1 1s2 ये बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे हमने हीलियम के एग्जाम्पल में किया था। मजीद इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए हम फिर वही लिथियम वाली एग्जाम्पल पे आएंगे जो दूसरे पीरियड का पहला एलिमेंट है, और उसी बेसिक रूल को फॉलो करते हुए हम फिर 2s ऑर्बिटल भरेंगे। लेकिन यहाँ हमारे सामने कार्बन की एग्जाम्पल है, लिथियम की नहीं, लिहाजा हम रुकेंगे नहीं बल्कि हम 1s2 के बाद फिर 2s2 यानी कि 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे। और क्योंकि 1p ऑर्बिटल तो होता ही नहीं सिरे से, लिहाजा हम शुरू करेंगे 2p ऑर्बिटल से, तो ये हो जाएगा 2p2। तो सवाल यह है कि ये 2p2 ऑर्बिटल किस तरह का होगा। ये वाला 2p ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर एक्सिस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रहा एक 3 डायमेंशनल वॉल्यूमेट्रिक एक्सिस। अब मैं इस 2p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं जो फर्ज कीजिए कि pz पर है, तो वो यहाँ कहीं या यहाँ इधर कहीं हो सकता है। और हम इस 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करते चले जाएं, एग्जांपल्स लेते जाएं, स्नैपशॉट्स लेते चले जाएं, तो होते 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 ये कुछ इस तरह की शेप बनेगी जो आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि डम्बेल शेप ही जैसी है, जो कि यहाँ हमारे पास डायग्राम में भी है। और फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि शायद x डायरेक्शन में हो, उसके भी हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और एक अलग कलर देते हैं। तो इन ऑब्जर्वेशन से बनने वाली शेप कुछ इस तरह से होगी। ये भी एक डम्बेल ही होगा लेकिन इसके मुकाबले में लेटा हुआ सा होगा। इलेक्ट्रॉन आपको इससे बाहर भी मिल सकता है, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसी डम्बेल शेप के अंदर मिलने की होगी। कम से कम मेरे ख्याल में तो ये इन्हें विजुअलाइज करने का मौजू तरीन तरीका है। और दरअसल यही वो चीज़ है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। केमिस्ट्री क्लास में इसे करने के और भी बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं, लेकिन मेरा पसंदीदा तरीका यही है। अब आप पीरियोडिक टेबल को देखिए, तो पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप्स, जब ग्रुप्स कहता हूं तो इसका मतलब होते हैं ये कॉलम्स। तो इन ग्रुप्स में आउटर मोस्ट सब शेल जो होगा वो S होगा, और यहाँ इस वाले ग्रुप में आउटर मोस्ट सब शेल जो होगा वो P होगा। जी हाँ, इन सारे ग्रुप्स में जो आउटर मोस्ट सब शेल होगा वो P होगा। सिर्फ ये हीलियम एक एक्सेप्शन है, इसको मैं अलग कर रहा हूँ, ये इसमें P नहीं होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात होती है तो हम हीलियम को हाइड्रोजन से ले जाके मिला देते हैं, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को बेहतर ऑर्गेनाइज करना है।
ये लीजिए, मैंने हीलियम को काटा और ले जाके हाइड्रोजन के बराबर में डाल दिया। तो अब देखिए हीलियम में 1s और 2s, सही। ओह सॉरी, ये 1s1 और 1s2 है हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हुई 1s1, यानी इसके s सब शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो कि उसके पहले एनर्जी शेल में है, जबकि हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। और फिर हम तीसरे यानी लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। तो लिथियम के लिए ये होगा 1s2, क्योंकि इसके पहले एनर्जी शेल के दोनों सब शेल्स यानी कि 1s में दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन 2s1। अब आपको एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा होगा। अब हम सीधे चलते हैं नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन p सब शेल में होंगे, और नाइट्रोजन क्योंकि सेकंड पीरियड में है लिहाजा इसके आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन होगी 2p3। अब हमारे पास बाकी बचे 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम बैकवर्ड चलते हुए मजीद अंदर का ऑर्बिटल भरेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ इस वक्त है 2s, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s2 और फिर 1s के 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी 1s2। ये इलेक्ट्रॉन्स की लोएस्ट एनर्जी स्टेट भी है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ये रही। ये जानने के लिए कि ये कॉन्फ़िगरेशन सही है या गलत, आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लीजिए, जो कि 7 होने चाहिए। यहाँ हम क्योंकि एक न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं लिहाजा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे, यानी हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तस्वर कर सकते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, और यहाँ इसमें हमने सारे के सारे ऑर्बिटल्स में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स ही फिलअप किए हैं। अब अगर मैं सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन जानना चाहूँ तो ये तीसरे पीरियड में है और पी ब्लॉक में है। ये बनी पी ब्लॉक की दूसरी रो, 1 2 3 4 5 6। ओह सॉरी, वो रो नहीं, वो पी ब्लॉक का दूसरा कॉलम था। इसमें भी पहले हम आउटर मोस्ट ऑर्बिटल भरेंगे जो कि 3p2 है। फिर आएगा 3s2 और फिर इस ब्लॉक के सारे 2p ऑर्बिटल्स यानी 2p6, फिर 2s2 और सबसे आखिर में 1s2। तो ये हुई सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। चेक करने के लिए हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को जमा करेंगे। 2 + 2 4 + 6 10, फिर +2 ये हो गए 12 और फिर 2 ये हो गए टोटल 14। यानी हमने सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सही फिलअप किए हैं। लीजिए, बातों में एक बार फिर वीडियो का वक्त ख़त्म होने पे आ गया है। अगली प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, या डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके बारे में। ये रहे डी ऑर्बिटल्स, और इनकी शेप आप देखें ज़्यादा अजीब व गरीब किस्म की है। आगे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ में हम न सिर्फ पी और डी ऑर्बिटल्स और उनकी शेप्स, बल्कि इस बारे में भी बात करेंगे कि आखिर इनकी ये जो अजीब व गरीब आपको शेप नज़र आ रही है ये क्या है और क्यों है, और इसके पीछे जो फिज़िक्स या जो नेचुरल लॉज हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो शुक्रिया।